खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव और यह है आपका पसंदीदा शो पंचनामा। आज पंचनामा में हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ये वही शो है जिसमें खबरों की चीड़-फाड़ की जाती है। तो आज जिस खबर की हम चीड़-फाड़ करने जा रहे हैं वो है कि नीतीश के सबसे बड़े दुश्मन बिहार आ चुके हैं। आज हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बैठे हैं। इनसे बात करेंगे कि ऐसे वो कौन से दुश्मन है जो कि नीतीश के सबसे बड़े दुश्मन है और वो बिहार आ चुके हैं इस कोरोना महामारी के बीच में। सर, कोरोना महामारी ऐसे ही नीतीश परेशान है, ऊपर से खबर आ रही है कि उनके सबसे बड़े दुश्मन भी यहाँ पहुँच चुके हैं। आखिर कौन है वो? इतनी जल्दी तो मैं आसानी से जवाब दूंगा नहीं इस बात का। कम से कम 10 मिनट आपको समय लगेगा। तो आप लोग अगर जो दर्शक हैं उनसे आग्रह करूंगा कि चाय नाश्ता सब कुछ लेके बैठ जाए ताकि इत्मीनान से हो कि बात लंबी है, समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक गाना मुझे याद आ रहा है हिंदी फिल्म का, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया है, सुना है तू बेवफा हो गया है। नीतीश कुमार से बेवफाई की उम्मीद रखना या वफा की उम्मीद रखना दोनों ही लाजमी नहीं है। लालू प्रसाद अच्छे से जानते होंगे इस बात को। लालू यादव का जब नाम हम लेते हैं तो बिहार में एक खास वर्ग है जो कि लालू यादव के समर्थक है, वो काफ़ी उत्साहित हो जाता है। कोरोना की महामारी के बीच में भी आप देख सकते हैं अलग अलग चैनलों की सुर्खियों में लालू यादव बिहार में ना होते हुए भी बिहार में छाए हुए हैं। तेजस्वी की बात करें तो लालू प्रसाद यादव की गैरहाजिरी में तेजस्वी ने राजद को एक नई ऊर्जा दी है। रिजल्ट्स भले ही बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन राजद पूरे विपक्ष के अलग अलग चेहरों के हिसाब से सबसे मजबूत लग रहा है। लेकिन जो दर्शक होंगे वो सोच रहे होंगे या आप भी सोच रहे होंगे कि बिहार में नीतीश कुमार ऐसे ही कोरोना से झेल रहे हैं, केंद्र के सामने हाथ खड़े किए हुए हैं कि मुझे ये सी चीज़ें चाहिए, केंद्र नहीं दे पा रहा है, नीतीश को मुखर होकर बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को आत्मनिर्भर होने का एक तरह से इशारों में जवाब दे देते हैं। नीतीश कुमार आत्मनिर्भर होने का प्रयास तो कई बार कर चुके हैं, मगर बार बार उन्हें 2014 वाली घटना याद आती है जब वो सीएम छोड़कर पीएम बनने गए थे और सीएम की कुर्सी पर भी आफत आ गई थी। देखिए, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा दुश्मन अगर जो दर्शक होंगे वो सोच रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बाबा के विश्लेषण को आप अगर देखे होंगे आज तो आपको पता होगा, या अगर आपने देखा होगा बाबा का खूंटा ठोक के जो शो है, तो आपको पता चला होगा बाबा समझा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव दुश्मन नहीं है नीतीश कुमार के। वो नीतीश कुमार के लिए विरोध में भी रहते हुए ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं जिससे नीतीश को वॉक थ्रू मिल जाता है। क्योंकि लालू का जो सीधा निशाना है वो नीतीश नहीं है, भाजपा है। अगर 3 लोगों के बीच में द्वंद्व हो रहा हो और एक व्यक्ति दूसरे को चित करके रिंग से बाहर फेंक दे तो सीधा सीधा फायदा तीसरे व्यक्ति को मिलता है। लालू प्रसाद भाजपा के साथ लड़कर उसे रिंग से बाहर फेंकना चाहते हैं, इसका फायदा नीतीश को मिल जाता है। तो एक बात तो मैंने स्पष्ट कर दी कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी 2-3 दिन पहले आए थे तो हो सकता है वो उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो 3 दिन बासी खबर तो मैं देता नहीं हूँ। पंचनामा खबरों की चीड़-फाड़ है और 3 दिन बाद अगर हम चीड़-फाड़ करेंगे तो तक तो पेशेंट मर जाएगा। इसलिए आप उस तरफ भी न जाइए। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की छत्रछाया में राजनीति सीखे हैं। हालांकि वो लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, बचपन से ही राजनीति देखते आए हैं, लेकिन सत्ता जब बिल्कुल सत्ता प्राप्ति उनकी नीतीश के अधिरक्षण में ही हुई थी। और नीतीश कुमार जब सीएम थे तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। उन्होंने बिहार की लगाम अपने हाथ में रखी और बगल वाली सीट पे, जो ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट होता है, वहाँ से उन्होंने देखा है कि कैसे बिहार रूपी इस गाड़ी को नीतीश कुमार अपनी सहूलियत से चला रहे हैं। तो देखिए, अगर अगली सीट पे आप बैठना शुरू कर देंगे तो आधा जो कहते हैं ना कि खलासी आधा ड्राइवर बन जाता है, आगे पीछे तो कम से कम कर ही लेगा गाड़ी। तो ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा दुश्मनी उनकी नहीं हो सकती है। अगर होगी भी तो बहुत प्रभावी वो नहीं होंगे नीतीश पर। ये बातें हमने 2019 के इलेक्शंस में देखा है और इसी को लेकर नीतीश कुमार उनके करीबी आश्वस्त भी हैं कि तेजस्वी बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। तो आखिर थ्रेट है कौन? आखिर वो कौन सा व्यक्ति है, कौन सी चीज़ है जिससे नीतीश कुमार को बहुत डरना चाहिए और हम कह रहे हैं कि वो बिहार आ गया है? तो सर
आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो आदमी है कौन। तो दर्शक इसलिए मैं खुद ही कंफ्यूज होंगे, दर्शक भी खुद कंफ्यूज समय तो देना पड़ेगा। अगर चाय खत्म हो गई तो अगला प्याला भर लीजिए और फिर जल्दी आइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, मजाक से इतर खबर बहुत सीरियस है। कोरोना की महामारी के बीच हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं। कोरोना आई है, कोरोना स्थायी है, कोरोना जाने वाली नहीं है। कोरोना की महामारी के बीच हमने ये देखा है कि बिहार में भूखमरी से ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि बिहार में तो ऐसे ही बाढ़ से इतने लोग मर जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, पलायन। ये हमारे लिए नया नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए नया होगा। एक्सोडस, रिवर्स माइग्रेशन, ये सब चीज़ें हमने बचपन से देखा है। बिहार जब बंगाल से अलग होकर बना था ना, तब जैसे होता है ना कि किसी परिवार में जब बंटवारा होता है तो कई लोग अरबपति हो जाते हैं, कई लोगों को नया नया पैसा रुपया मिल जाता है जो कि उनके कभी उनके मिल्कियत नहीं रही थी। बिहार को भी मिला, लेकिन बिहार को उल्टा मिल गया। बिहार बंगाल से जब अलग हुआ तो बंगाल की रियासतों और जो भी उस समय का परिस्थिति होगा, उस हिसाब से बिहार को उसके भाग्य में मिला बाढ़, सुखाड़ और ऐसी ऐसी विपदाएं जो कि मुझे लगता है भारत के किसी अन्य राज्य में इतना नहीं आती हैं। खैर, इन सभी के बावजूद बिहार लगातार उभर रहा है। बिहारी अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया में दिखाते हैं, लोहा मनवाते हैं। अब किसी भी क्षेत्र में अगर नाम लीजिएगा, मैं एक बिहारी का नाम लूँगा और आप कहिएगा कि यह लड़ाई ही ख़त्म हो गई। वो व्यक्ति अपने कला और क्षेत्र में अपने जो भी उसकी उपयोगिता है उसमें वो सबसे माहिर है। ऐसा होता है क्योंकि हम बिहारियों को बचपन से ही स्ट्रगल करना सिखाया गया है, चाहे वो रोजी रोटी के लिए हो, चाहे अपने आप को स्थापित करने के लिए हो, चाहे जीवन ही चलाने के लिए क्यों ना हो। हमें कभी भी ईश्वरीय वरदान नहीं मिलता है। ईश्वरीय वरदान के तौर पर अगर एक बार मानसून सही हो जाता है तो हमारे यहाँ के किसान लखपति हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि मानसून की स्थिति कैसी रहती है बिहार में। कहीं ना कहीं मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ मैं अब समझाने वाला हूँ आपको कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो समस्या और नीतीश का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है। आपको पता होगा कि पिछले साल बिहार में एक बीमारी आई थी जो कि कई सालों से आती आ रही है, चमकी बुखार नाम है उसका, AES। और इस बीमारी की वजह से पिछले साल का ही आंकड़ा अगर हम देख लेते हैं तो जो नॉन सरकारी आंकड़ा है वो 200 का है और जो सरकारी आंकड़ा है वो 176 का है। 176 मासूम बच्चों ने पिछले साल इस अनजान बीमारी की वजह से जान गंवाई थी। अब मैं बता दूं आपको कि इसके पिछले साल भी आंकड़ा लगभग इसी के आसपास का था, उसके पिछले साल भी आंकड़ा ऐसा ही था। हर साल बच्चे मर रहे हैं। कोरोना रूपी महामारी से अब तक बिहार में ज्ञात जो मौतें हुई हैं वो 4 हैं, 7 माफ कीजिए 7 हैं, 7। लेकिन इन 7 मौतों को अगर हम देखते हैं, क्या दिक्कत है, हो गया गलत बोले सही बोल दिए तुम। कोरोना महामारी की वजह से बिहार में अब तक 7 लोगों की मृत्यु हुई है और पिछले साल एक साथ एक ही जगह पर मुजफ्फरपुर की घटना हम करें तो लगभग 150 बच्चे मरे थे एक जगह से। आपको क्या लगता है, क्या चमकी बुखार बिहार में बड़ी त्रासदी लग रही है या आपको लग रहा है कि ये जो कोरोना आई है ये बड़ी त्रासदी है? कोरोना बिहार में अपना पाँव पसार चुकी है। कोरोना से कोई भी जिला अछूता नहीं है। नए नए जगहों पर नए नए पेशेंट्स मिल रहे हैं। हर दिन का आंकड़ा लगभग 80 से 100 के बीच चला जा रहा है। हम मानते हैं कोरोना एक बड़ी बीमारी है, एक बड़ी समस्या बिहार के लिए है, लेकिन इसका हम उचित पालन करके सोशल डिस्टेंसिंग का, इन सब चीज़ों का अलग कर सकते हैं। हो सकता है कोरोना की कल वैक्सीन आ जाए, लेकिन ये जो बीमारी है चमकी बुखार, इसका अब तक इलाज नहीं आया है। जापानी इंसेफेलाइटिस ये जो भी इसे कहा जा रहा है, ये बीमारी अब तक जितने बच्चों को ली चुकी है, उन बच्चों को की जो मृत्यु है उसका सीधा आरोप सरकार पर लगता है। पिछले बार जब आए थे हर्षवर्धन यहाँ बिहार में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि हम व्यवस्था करेंगे इस बीमारी से लड़ने के लिए, बिहार को इक्विप करेंगे, पेडियाट्रिक ICU हम देंगे, PICU, लेकिन नहीं हुआ। फिर दोबारा 5 साल बाद मोदी की सरकार बनी और फिर मोदी जी ने हर्षवर्धन जी को भेजा फिर उसी बीमारी के इलाज के लिए और देखने के लिए कि माहौल का जायजा क्या है, और फिर वो आते हैं और फिर वही वादा करके चले जाते हैं। जब पूछा जाता है कि पिछली बार का वादा आपने क्यों नहीं निभाया, तो कहते हैं कि मैं उस पद पर नहीं था इसलिए। देखिए, इंडिविजुअल जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी बात मैं नहीं करूँगा, ये अकाउंटेबिलिटी सरकार की बन जाती है।
भाजपा नीतीश कुमार को कैसे घेर रही है, कैसे कमज़ोर करना चाहती है, ये बात मैंने पहले ही आपको समझा दिया था कल के रात रात में। आज एक बात मैं बता दूं आपको कि कोरोना के इस महामारी के दौरान आंकड़ा जो प्रभावित लोगों का है वो 800 से ऊपर गया है अभी। और अगर हम आज की बात करें तो आपको जानकर हैरत होगी कि अब तक 76 मामले AES के यानी चमकी बुखार के आ चुके हैं और लगभग 5 से 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़ा 20 तक जा सकता है क्योंकि कई बच्चे अभी एक्सट्रीम डेंजर जोन में हैं। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इस तरह की स्थिति मुजफ्फरपुर और उसके आस चंपारण के इलाकों में हो गई है तो फिर चमकी बुखार से मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि और ऊपर से सर एक तो कोरोना से महामारी के चलते विपक्ष भी लगातार हमला कर रहा है कि जितने टेस्ट होने चाहिए उतने हो नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से ये भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से फिर आपका AES का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है ये चीज़। चैलेंजिंग होने ही वाला है बिल्कुल। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जहां एक तरफ कोरोना को लेकर हमें ये पता लग रहा है कि लगातार रिसर्च चल रहा है, सितंबर अक्टूबर के बीच में कोई वैक्सीन भी आ जाए शायद, या उस समय तक हम कुछ इस बीमारी को से लड़ने के लिए इक्विप हो जाए। उसके उलट AES और चमकी बुखार से लड़ने के लिए आपके पास कोई तैयारी नहीं है। इस बीमारी पर अब तक कोई रिसर्च बिहार सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। इस बीमारी पर नीतीश कुमार ने अब तक केंद्र सरकार को घेरने का काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात कि ये महीना मई का है और जून जुलाई का वो महीना है जिसमें चमकी बुखार अपने प्रताप पर होता है। और पिछली बार भी इसी 2 महीने में ही 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी। तो आप समझ लीजिए नीतीश कुमार के लिए कितनी भयंकर आपदा आ रही है। चमकी बुखार से लड़ना नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं है। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग करके वो लोगों को जान बचा सकते हैं, लेकिन चमकी बुखार में नीतीश कुमार इलाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि सरकारें और व्यवस्था उतनी उचित नहीं है। इस बीमारी को समझ पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब चीन, जापान और अन्य देशों का भी सहायता ले सकते थे, लेकिन आपने अभी तक उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार का बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं भाजपा के कोटे के, अश्विनी चौबे जी हों जो केंद्र में हैं, या फिर मंगल पांडे, इन दोनों, मैं बता देता हूँ मैं भी उसी जात से हूँ, ब्राह्मण जाति के ये दोनों नेता हैं, ब्राह्मण कोटे से गए हैं, लेकिन करुणा नाम की चीज़ इन दोनों में नहीं है। वरना पिछली बार जो गलती हुई थी उस गलती को समझते हुए अब तक वहाँ पर व्यवस्था कर दी जाती और इस साल कम से कम बच्चों की जान नहीं जा रही होती। कोरोना से जान जा रही है, AES से जान जा रही है। इन सब पापों का ठिकरा किसके ऊपर फूटेगा? नीतीश कुमार। इन सब खाने पीने का, इन सब खर्चों का बिल नीतीश कुमार भरेंगे चुनाव में। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो बिहार आ चुका है। तो आप ही समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन कौन है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हमारे संपादक नमन मिश्रा जी यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, और हर बार ये साफ बोलता है, आपने पहले भी ये चीज़ें बोली है, तो इस वजह से आपको बोलने से पहले मैंने आज बोल दिया, ये बात है। तो बिल्कुल आप खुद सुन सकते हैं, जब आप शेयर करेंगे तभी ये आपके सामने आएंगे और आपको अच्छी तरीके से विश्लेषण करके आपको बताएंगे और एक निष्कर्ष पे पहुँचाएंगे आपको। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, भारत लाइव के साथ। धन्यवाद।